नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी के भावनात्मक सफर पर जो सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों को छू जाने वाला अनुभव है। गुनाहों का देवता हिंदी साहित्य का एक अमर उपन्यास जिसे लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। ये कहानी है चंद्र और सुधा की, एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम से परे है पर उतना ही गहरा है। इलाहाबाद की गलियों में पनपता एक निष्कलंक संबंध सरल हिंदी में और सजीव कहानी शैली में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और डूब जाइए इस अद्भुत कथा के भावों में। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इलाहाबाद की तंग गलियों में जहां पुरानी हवेलियां और कॉलेज की इमारतें साथ साथ खड़ी थीं, वहीं एक युवा छात्र चंद्र अपने जीवन के एक विशेष मोड़ पर खड़ा था। चंद्र एक गंभीर, विनम्र और संवेदनशील स्वभाव का युवक था जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ भावनाओं के संसार में भी धीरे धीरे उतर रहा था। चंद्र का गहरा संबंध था प्रोफेसर डॉ शुक्ला से, जो उसे सिर्फ गुरु नहीं बल्कि एक संरक्षक की तरह मानते थे। वे उसे अपने घर आने जाने की पूरी आजादी देते थे। शुक्ला की बेटी सुधा उसी घर में चंद्र के जीवन की एक मधुर धुन बन चुकी थी। सुधा एक चुलबुली, नटखट और जीवंत युवती थी। वह हर वक्त हंसी ठिठोली में लगी रहती और चंद्र को छेड़कर खुश होती थी। सुधा और चंद्र का रिश्ता इतना सहज और पारदर्शी था कि कोई भी इसे प्रेम कहकर परिभाषित नहीं कर सकता था। फिर भी उनके बीच एक गहरा भावनात्मक बंधन था। वसंत के मौसम में जब हवा आम के बौरों की खुशबू से महक रही थी, तब सुधा और चंद्र घंटों कॉलेज की सीढ़ियों या छत पर बैठकर बातें करते। कभी कविता की पंक्तियां सुनाते, कभी समाज पर चर्चा करते, तो कभी बस यूं ही चुपचाप एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। इन मुलाकातों में कोई छल नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं थी, सिर्फ आत्मिक निकटता थी। चंद्र को अक्सर यह महसूस होता कि सुधा सिर्फ एक लड़की नहीं है, बल्कि एक विचार है, एक ऐसा भाव जो जीवन को मधुर बनाता है पर उसे बांधता नहीं। वह सुधा की हर बात में सौंदर्य देखता, हर हंसी में अपनापन, पर वह स्वयं को यह विश्वास दिलाता कि यह प्रेम नहीं, सिर्फ मित्रता है, एक गहरी आत्मीयता। सुधा के लिए चंद्र एक ऐसा मित्र था जिससे वह बिना झिझक कुछ भी कह सकती थी। वह उससे कहती, अगर मुझे शादी करनी है तो तुमसे पूछ कर ही करूंगी। चंद्र हंस देता और बात को टाल देता, पर कहीं ना कहीं उसके मन में एक हलचल सी होने लगती। घर में सुधा के विवाह की बातें चलने लगीं। रिश्तेदार आ जा रहे थे, रिश्ते आ रहे थे, पर सुधा सबको इनकार कर देती। डॉक्टर शुक्ला समझते थे कि उनकी बेटी स्वतंत्र सोच की है और वे उसके निर्णय का आदर करते थे, पर एक पिता की चिंता उन्हें धीरे धीरे अंदर से घून की तरह कुतरने लगी। चंद्र इस पूरे माहौल में एक असमंजस की स्थिति में था। वह चाहता था कि सुधा खुश रहे, पर जब जब वह किसी और के साथ शादी की बात करती, उसके भीतर कुछ टूटता सा लगता। एक दिन सुधा ने पूछा, अगर मैं किसी से शादी कर लूं तो क्या तुम मुझसे मिलते रहोगे? चंद्र हंसते हुए बोला, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हमेशा रहूंगा। पर उस दिन पहली बार चंद्र के भीतर कोई दर्द उभरा जिसे वह शब्द नहीं दे पाया। सुधा भी शायद इस भाव को समझ रही थी, पर वह इसे पहचान नहीं पा रही थी। उसे भी चंद्र के बिना जीवन अधूरा लगता, पर वह भी यही मानती रही कि यह सिर्फ दोस्ती है। इस मासूम से रिश्ते की परतें गहरी होती जा रही थीं और दोनों इस भ्रम में जी रहे थे कि यह सिर्फ एक सुंदर मित्रता है। इस बीच चंद्र अपने अध्ययन में भी अच्छा कर रहा था। वह अब कॉलेज में एक प्रतिष्ठित छात्र था। डॉ शुक्ला भी उससे गर्व करते थे और अपने परिचितों से कहते, अगर मेरा बेटा होता तो चंद्र जैसा ही चाहता। चंद्र को यह सुनकर आत्मिक संतोष मिलता, पर एक कोना ऐसा भी था जो चाहता था कि वह सिर्फ दत्तक पुत्र न कहलाए। सुधा और चंद्र की यह आत्मीय यात्रा एक ऐसे मुकाम की ओर बढ़ रही थी जहां भावनाएं गहराई से उतरती जा रही थीं, पर कोई इस भावना को प्रेम कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। इलाहाबाद की उन्हीं गलियों में समय सरकता रहा। वसंत की मृदुल हवा अब गर्मियों की तीव्र लहरों में बदल चुकी थी। सुधा और चंद्र की मुलाकातें कम नहीं हुई थीं, लेकिन अब उन पलों में पहले जैसी निश्चलता नहीं रही थी। दोनों के बीच जो आत्मीय रिश्ता था, उसमें अब कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो रही थी। शुक्ला अपने कर्तव्यों को लेकर सजग थे। वे समझ चुके थे कि सुधा विवाह योग्य हो चुकी है। समाज के नियमों, परिवार की मर्यादाओं और पिता के धर्म के अनुसार
उन्होंने सुधा के लिए उपयुक्त वर की खोज शुरू कर दी थी, परंतु वे यह भी भली भांति जानते थे कि सुधा किसी साधारण युवक से विवाह नहीं करेगी। वह अपने मन के निर्णय से बंधी थी और यह निर्णय कहीं न कहीं चंद्र से जुड़ा था। चंद्र को जब यह बात धीरे धीरे झांत हुई कि डॉम शुक्ला सुधा के विवाह की बात सोच रहे हैं, तो वह भीतर ही भीतर विचलित हो उठा। वह सुधा से प्रेम करता है, यह बात अब उसके हृदय ने स्वीकार कर ली थी, लेकिन उस प्रेम में अधिकार नहीं था। वह प्रेम ऐसा था जिसमें वह सुधा की स्वतंत्रता का आदर करता था। सुधा भी अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रही थी। पहले चंद्र के साथ खुलकर बातें करना, देर तक हंसना, लड़ना, यह सब अब उसे अलग तरह से प्रभावित करने लगे थे। अब वह चंद्र की बातों पर भीतर तक सोचने लगी थी। उसकी हंसी के बीच अब भावुकता छिपी होती थी। एक दिन की बात थी, गर्मियों की एक दोपहर, जब इलाहाबाद का सूरज आग उगल रहा था। चंद्र सुधा से मिलने गया। सुधा छत पर आम के अचार सुखा रही थी। उसने चंद्र को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी गर्मी में आ गए? चंद्र ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुमसे मिलना जरूरी था। सुधा चुप हो गई। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर चंद्र ने धीमे स्वर में कहा, सुधा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? सुधा ने अपनी नजरों को चुपचाप नीचे कर लिया और बोली, कई बातें हैं लेकिन कह नहीं पाती। चंद्र समझ गया, यही तो उस रिश्ते की सबसे बड़ी विशेषता थी, कुछ कहे बिना भी सब समझ जाना। उसी दिन शाम को शुक्ला ने चंद्र को बुलाया और कहा, बेटा चंद्र, तुम्हें तो पता है मैं सुधा के लिए वर खोज रहा हूं। तुम इतने दिनों से घर में हो, तुमसे छिपा क्या है? अब चाहूंगा कि तुम भी अपनी राय दो। चंद्र जैसे पत्थर हो गया हो। वह जानता था कि उसके पास अधिकार नहीं है सुधा के निर्णय में हस्तक्षेप करने का। वह यह भी नहीं कह सकता था कि सुधा का विवाह न हो। उसने संयत स्वर में कहा, जो निर्णय आप और सुधा मिलकर लें वह मेरे लिए स्वीकार्य है। शब्द तो बोल दिए, लेकिन भीतर कुछ दरक गया। उसी रात चंद्र बहुत देर तक छत पर बैठा रहा, आंखें आसमान में गड़ाए हुए। उसे सुधा की हर बात याद आ रही थी, उसकी मुस्कान, उसकी हंसी, उसके उलाहने, वह सब कुछ जैसे उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। वहीं दूसरी ओर सुधा अपने कमरे में खामोश बैठी थी। उसने अपने पिता के सामने विवाह को लेकर कोई विरोध नहीं जताया था, लेकिन वह भीतर से टूटी हुई थी। वह जानती थी कि अगर वह चाहे तो चंद्र से अपने दिल की बात कह सकती है, लेकिन वह चंद्र की स्थिति को भी समझती थी। चंद्र ने कभी अपने प्रेम को स्वीकार नहीं किया था और सुधा भी अपने संस्कारों के कारण यह पहल नहीं कर सकती थी। दिन बीतते गए। एक दिन डॉक्टर शुक्ला ने सुधा से कहा, बेटा, एक लड़के का प्रस्ताव आया है। वह अच्छा पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी में है और परिवार भी अच्छा है। सुधा ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके हृदय में जैसे एक तूफान चल रहा था। वह जानती थी कि उस प्रस्ताव को स्वीकार करना उसके जीवन की एक बड़ी बलिदान होगा, लेकिन वह अपने पिता की चिंता और चंद्र की चुप्पी के बीच कहीं खुद को खो चुकी थी। अगले दिन सुधा ने चंद्र से कहा, अगर मैं विवाह के लिए हां कर दूं तो क्या तुम नाराज होगे? चंद्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं नाराज क्यों होऊंगा? तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। इतना कहकर वह मुड़ गया और चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पीठ सीधी थी। वह रोना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि सुधा उससे यही अपेक्षा करती है, संयम और साहस की। सुधा देर तक उस जगह खड़ी रही जहां चंद्र खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की सबसे सुंदर चीज उसकी आंखों के सामने से खिसक गई है। अब सुधा ने अपने पिता से विवाह के लिए सहमति दे दी थी। डॉ शुक्ला प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें सुधा की उदासी समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने चंद्र को विवाह की सूचना दी और चंद्र ने औपचारिक रूप से बधाई दी। सुधा का विवाह तय हो गया था। बारात आने वाली थी। घर में हलचल थी, उत्सव था, पर सुधा और चंद्र दोनों के मन में एक मौन शोक गूंज रहा था। विवाह से एक दिन पहले सुधा ने चंद्र को बुलवाया। वह आंगन में अकेली बैठी थी। उसने चंद्र की ओर देखा और कहा, अगर कभी तुमने मुझे चाहा होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। चंद्र कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि यही क्षण था जब वह सुधा से कह सकता था, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप उठा और वहां से चला गया। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, शायद हम दोनों ने अपना प्रेम खुद ही गंवा दिया, सिर्फ इसलिए कि हमने कभी इसे प्रेम कहा ही नहीं। सुधा का विवाह हो चुका था। वह अब किसी और की पत्नी बन चुकी थी। घर की चहल पहल, शादी की शहनाइयां, रिश्तेदारों की भीड़,
इन सब के बीच चंदर अकेला रह गया था। विवाह के दिन वह बहुत संयम से सब देखता रहा। उसने सुधा को विदा होते हुए देखा। आंखें भरी थीं, लेकिन चेहरा कठोर, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को अलग कर दिया हो और शरीर बस सामाजिक रीति निभा रहा हो। उस रात चंदर अपने कमरे में बहुत देर तक बैठा रहा। वह कुछ सोच नहीं पा रहा था, बस अनुभव कर रहा था। एक खालीपन, एक अधूरापन, एक ऐसा दर्द जो किसी रिश्ते के बिना भी जीवित था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आईं, चंदर ने खुद को आईने में देखा। उसे लगा वह एक दिन में बूढ़ा हो गया है। उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे, बालों में हल्की सफेदी और सबसे बढ़कर उसकी आंखों का बुझा हुआ तेज, सब कुछ जैसे समय की चाबुक थे। चंदर ने फिर से अपने जीवन को साधने की कोशिश की। वह अब कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ लेक्चरर बनने की तैयारी में लग गया था। प्रोफेसर शुक्ला अब भी उसे अपने बेटे की तरह मानते थे, लेकिन उनके घर में वह पहले जैसा सहज नहीं रह गया था। वहीं सुधा, जो अब अपने पति के साथ दूसरे शहर में बस गई थी, एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। विवाह के बाद के दिन उसके लिए कठिन साबित हो रहे थे। वह सब कुछ कर रही थी, पत्नी का धर्म निभाना, सास की सेवा करना, रिश्तों में संतुलन लाना, लेकिन उसका मन कहीं ठहरा हुआ था। वह कई बार चुपचाप बैठी रहती और खिड़की से बाहर देखते हुए किसी को खोजती रहती। उसके पति एक अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वे सुधा को कभी समझ नहीं पाए। उनके और सुधा के बीच कोई आत्मिक रिश्ता नहीं बन सका। वे उसे सिर्फ पत्नी मानते थे, एक साथी नहीं। सुधा के लिए यह रिश्ता एक जिम्मेदारी बन गया था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्रेम की जगह सिर्फ कर्तव्य था। उधर चंद्र पूरी तरह अपने अध्ययन और नौकरी की ओर झुक गया था। लेकिन रात के समय जब सब शांत हो जाता, वह सुधा को याद करता। उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसकी बातें, सब जैसे जिंदा थीं उसके मन में। वह कई बार एकांत में बैठकर कविताएं लिखता, लेकिन फिर उन्हें फाड़ देता, क्योंकि वे कविताएं किसी के लिए नहीं होती थीं, बस एक सिसकती हुई आत्मा की आवाज होती थी। चंद्र को अब एक बात बार बार कचोटने लगी थी। अगर उसने सुधा से प्रेम की बात कह दी होती, तो क्या वह विवाह से इनकार कर देती? क्या वे साथ हो सकते थे? इन्हीं विचारों में उलझे एक दिन चंदर अपने कॉलेज के पुस्तकालय में बैठा था। वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, पम्मी। पम्मी खुले विचारों वाली, आधुनिक जीवन शैली को जीने वाली एक तेज तर्रार युवती थी। वह साहित्य की छात्रा थी और चंदर से प्रभावित हो गई थी। पम्मी ने जल्दी ही चंदर से बातचीत शुरू कर दी। वह उसके साथ समय बिताना चाहती थी, उसके विचारों को जानना चाहती थी। चंदर भी पहले पहल थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने पम्मी को एक मित्र की तरह स्वीकार कर लिया। पम्मी चंदर के जीवन में एक नई हवा की तरह आई थी, एक ऐसा झोंका जो उसे थोड़ी देर के लिए ही सही सुधा की यादों से बाहर निकाल पाता था। लेकिन वह भी जानती थी कि चंदर पूरी तरह उसके साथ नहीं है। वह कई बार कहती, तुम जब भी चुप हो जाते हो, मैं समझ जाती हूं कि तुम कहीं और हो। चंदर मुस्कुराता और बात टाल देता। वह पम्मी के साथ समय बिताता, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी आत्मा अब भी सुधा के पास थी, उसी सुधा के पास जो अब एक पराई हो चुकी थी। इधर सुधा का जीवन और कठिन होता जा रहा था। उसके पति उसे समझ नहीं पाते थे और उसे अक्सर अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। उसने एक दिन अपने पिता को पत्र लिखा, बहुत लंबा, भावनाओं से भरा हुआ। उसमें उसने लिखा कि वह चंदर को भूल नहीं पाई, कि वह रिश्ता उसके जीवन का सबसे सच्चा हिस्सा था। डो शुक्ला ने वह पत्र पढ़ा और बहुत भावुक हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने सुधा को बिना पूछे एक ऐसे बंधन में बांध दिया था जिसमें उसका मन नहीं था। कुछ दिनों बाद सुधा इलाहाबाद आई। वह अपने मायके आई थी, लेकिन उसके मन में चंद्र से मिलने की तीव्र इच्छा थी। उसने खुद को बहुत रोका, लेकिन अंततः एक दिन वह उसके कॉलेज चली गई। वहां चंद्र पुस्तकालय में बैठा पढ़ रहा था। सुधा को सामने देखकर वह कुछ क्षण के लिए निःशब्द रह गया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, कैसी हो? सुधा ने कहा, ठीक हूं, लेकिन मन बहुत थका हुआ है। दोनों चुपचाप बैठ गए। फिर सुधा ने वही प्रश्न दोहराया जो कभी विवाह से पहले पूछा था, अगर मैं किसी और से शादी कर लूं तो क्या तुम मुझसे मिलते रहोगे? इस बार चंद्र ने उत्तर दिया, अब भी मिल रहा हूं। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, तुमने तब क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्यों नहीं रोका था मुझे? चंद्र कुछ नहीं बोला। सुधा वापस इलाहाबाद आ गई थी, लेकिन यह वापसी सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक अनकहा पुकार थी,
एक अधूरे रिश्ते को अंतिम बार छू लेने की कोशिश। उसके भीतर वर्षों से दबे प्रेम का ज्वार अब बहने को आतुर था। और उधर चंद्र, वह पहले ही अपनी आत्मा को खो चुका था। सुधा का लौट आना उसे कुछ नहीं, सब कुछ दे रहा था। एक दिन सुधा डॉ शुक्ला के घर में बैठी थी। खिड़की के बाहर हवा में पतझड़ की उदासी थी। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, जैसे कोई आने वाला हो। तभी दरवाजे की आहट हुई। चंद्र भीतर आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और संकोच का मिश्रण था। सुधा मुस्कुराई। बैठो, क्या तुम सोच रहे थे कि मैं कभी लौटूंगी नहीं? चंद्र चुप रहा। कुछ देर के बाद सुधा ने कहा, चंद्र, मैंने जीवन में बहुत कुछ झेला है, लेकिन सबसे बड़ा दुख यह है कि तुमने मुझसे कभी प्रेम की बात नहीं कही। अगर तुम कहते तो शायद सब कुछ बदल सकता था। चंद्र ने बहुत धीमे स्वर में उत्तर दिया, शब्दों की जरूरत ही नहीं थी सुधा। प्रेम तो मौन की भाषा जानता है। मौन की भाषा? सुधा ने ठंडी मुस्कान दी। लेकिन समाज, रिश्ते, विवाह, ये सब मौन को नहीं समझते चंद्र। इन्हें शब्द चाहिए। उस दिन की मुलाकात में सुधा और चंद्र ने जीवन के सारे बिखरे पन्ने एक एक कर पलटे। सुधा ने स्वीकार किया कि उसने कभी अपने पति को दिल से अपनाया ही नहीं। उसका प्रेम तो बस एक बार हुआ था, जिसे कभी कहा नहीं गया। चंद्र ने भी माना कि उसकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी दूरी बन गई। उसने कहा, मैं हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो, इसलिए कभी खुद को तुम्हारे सामने नहीं रखा। सुधा बोली, और मैं सोचती रही कि तुम मुझे अपनाओगे, बुलाओगे, रोकोगे, लेकिन तुम बस त्याग करते गए। उस शाम दोनों ने एक साथ चाय पी। खामोशी अब बोझ नहीं लग रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें राहत थी। जैसे वर्षों से बंद पड़ा कोई दरवाजा अचानक खुल गया हो। लेकिन सुधा जानती थी कि अब वह यहां टिक नहीं सकती। वह एक बंधन में बंधी थी, कानूनी, सामाजिक और नैतिक। उसने चंद्र से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब यह संभव नहीं है। मैं अब भी चाहती हूं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, किसी को अपना बनाओ, प्रेम को फिर से जियो, उसे अधूरा मत छोड़ो। चंद्र ने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर दर्द की लहर साफ थी। इस बीच पम्मी अब भी चंद्र से जुड़ी हुई थी। उसे चंद्र से गहरा लगाव हो चला था, लेकिन वह जानती थी कि चंद्र की आत्मा किसी और के पास है। वह कई बार कहती, तुम मेरे साथ होते हुए भी नहीं होते। चंद्र पम्मी के साथ समय बिताता था, लेकिन वह रिश्ता एक थकी हुई कोशिश था जो उसे अपने दर्द से निकाल सके। वह जानता था कि सुधा के अलावा किसी और से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। एक दिन सुधा ने चंद्र को फिर बुलाया। यह उनकी अंतिम भेंट थी। यह जानकर भी वे दोनों मिले। सुधा ने कहा, चंद्र, क्या तुम मुझे एक बार गले लगा सकते हो? चंद्र कुछ पल तक देखता रहा, फिर बहुत धीरे से सुधा को अपने बाहुपाश में भर लिया। वर्षों का प्रेम, पीड़ा और त्याग उस आलिंगन में समा गए। उसके बाद सुधा चली गई। इस बार वह लौटने नहीं आई। चंद्र अकेला रह गया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। अब उसके भीतर एक सच्चाई थी। वह जानता था कि उसने प्रेम किया था, बहुत गहराई से, और वह प्रेम अधूरा ही सही, लेकिन पवित्र था। पम्मी ने चंद्र को समझाया, तुम्हारा प्रेम तुम्हें महान बनाता है, लेकिन अधूरा प्रेम आदमी को तोड़ देता है। क्या तुम टूटना चाहते हो चंद्र? चंद्र ने कहा, नहीं, लेकिन मैं सुधा के बिना पूरा भी नहीं हो सकता। पम्मी अब धीरे धीरे चंद्र से दूर होने लगी। उसने समझ लिया था कि वह कभी उस जगह नहीं ले सकती जो सुधा की थी। इस तरह चंद्र के जीवन में एक सन्नाटा बस गया, एक मौन यात्रा जो प्रेम से शुरू हुई थी, त्याग पर आकर ठहर गई थी और अब बस स्मृति बनकर उसकी आत्मा में गूंज रही थी। सुधा की अंतिम विदाई के बाद चंद्र का जीवन जैसे किसी और धरातल पर जा पहुंचा। अब वह सिर्फ जी रहा था, न हंसी थी न आंसू, जैसे सब कुछ भीतर जल चुका हो और अब सिर्फ राख बची हो। वह रोज सुबह उठता, किताबें खोलता, कॉलेज जाता, छात्रों को पढ़ाता और फिर वापस आकर अपने कमरे में चुप बैठा रहता। उसके भीतर अब कोई गूंज नहीं बची थी, बस एक स्मृति थी जो दिन रात उसकी आत्मा पर दस्तक देती रहती। इसी बीच चंद्र ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने इलाहाबाद छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसे लगा, अगर वह इस शहर से दूर चला गया तो शायद वह उन स्मृतियों से भी थोड़ा मुक्त हो पाएगा जो हर मोड़, हर गली, हर पेड़ और हर हवा के झोंके में बस चुकी थी। चंद्र ने प्रोफेसर शुक्ला से बात की। जब उन्होंने सुना कि चंद्र नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़ रहा है तो वे कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बेटा,
जीवन बहुत बड़ा है, कोई एक रिश्ता उसका अंत नहीं होता। चंद्र ने सिर्फ सिर झुका लिया। वह जानता था कि यह बात कहनी आसान है, पर उस पर अमल करना कितना कठिन। नई जगह, नया शहर, नया माहौल। चंद्र ने एक कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी ज्वाइन कर ली। वह अपने विषय में प्रवीण था, छात्र उसे पसंद करने लगे, लेकिन उनके बीच भी वह अलग ही रहता, न ज्यादा घुलता न मिलता। उसे अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। वहीं पम्मी, जो चंद्र से भावनात्मक रूप से जुड़ गई थी, अब उससे दूर हो गई थी। वह जान चुकी थी कि चंद्र का मन किसी और की स्मृति में बसा है और वह स्मृति मिटाई नहीं जा सकती। पम्मी ने चंद्र को पत्र लिखा, मैं जानती हूं कि तुम मुझे कभी प्रेम नहीं कर सकते और मैं खुद को तुम्हारे जीवन पर बोझ नहीं बनाना चाहती, पर एक बात कहूं, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से प्रेम कर सकते हो तो खुद को मत रोकना। चंद्र ने वह पत्र कई बार पढ़ा, फिर उसे चुपचाप एक किताब में रख दिया, क्योंकि जवाब देने को उसके पास कुछ नहीं था। नई जगह पर रहते हुए चंद्र को लगता था कि समय उसके घाव भर देगा, पर घाव नहीं भरते, बस उनकी आदत हो जाती है। अब उसे अपनी पीड़ा से लगाव हो गया था। वह उस दुख को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसी में सुधा की स्मृति थी। इस नए शहर में उसकी मुलाकात एक वृद्ध प्रोफेसर से हुई, जिनका नाम था श्री वर्मा। वर्मा जी बहुत अनुभवी और संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने चंद्र की आंखों की उदासी को तुरंत पहचान लिया। एक दिन उन्होंने चंद्र से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं, क्या तुम उन्हें कभी शब्द दोगे? चंद्र चौंका। वर्षों से किसी ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसने मुस्कुराकर कहा, शब्दों ने ही तो सब बिगाड़ा है वर्मा जी। जब मौन में प्रेम था तब वह जीवित था, जब शब्दों ने उसे छुआ वह मर गया। वर्मा जी गहरे सोच में पड़ गए, फिर बोले, पर बेटा, जीवन मौन में नहीं चलता, उसे दिशा देने के लिए शब्द जरूरी होते हैं। इन बातों ने चंद्र को अंदर तक झकझोर दिया। वह रात भर सोचता रहा, क्या सच में वह मौन को पकड़े बैठा था? क्या सुधा की स्मृति उसके जीवन का भार बन चुकी थी? फिर एक दिन उसे सुधा का पत्र मिला। यह पत्र उसके पुराने पते पर आया था और किसी जान पहचान वाले ने उसे नए पते पर भेजा था। पत्र में लिखा था, प्रिय चंद्र, जब भी तुम्हें सोचती हूं एक मीठी वेदना दिल को भर देती है। तुम्हारा मौन अब भी मेरे जीवन में गूंजता है। मुझे नहीं पता तुम अब कहां हो, किस हाल में हो, पर मैं जानती हूं कि तुम वही हो जो हमेशा अपने दर्द को मुस्कान में बदलता रहा। मैं अब मां बन चुकी हूं। एक बेटी है मेरी, छोटी सुधा। जब वह हंसती है तो मुझे तुम्हारी हंसी याद आती है। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, पर एक चीज अब भी वैसी ही है, तुम्हारी स्मृति। तुम खुश रहो, सुधा। चंद्र ने पत्र पढ़ा और बहुत देर तक उसे सीने से लगाए रखा। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति भी थी। वह जानता था कि सुधा अब भी उसे याद करती है, पर अब वह स्मृति बन चुकी है, जिसे जीवित रखा जा सकता है, लेकिन फिर से जिया नहीं जा सकता। उस दिन चंद्र ने पहली बार एक कविता लिखी, सुधा के लिए। वह कविता प्रेम का अंतिम पत्र थी, जिसमें न शिकायत थी न अपेक्षा, बस एक कोमल विदाई। मैं नहीं कह सका जो कहने आया था, तुम समझ गई थी जो मैं छुपा लाया था। अब जब सब बीत गया तो लगता है प्रेम यही था, शब्दों से परे, मौन में जन्मा, मौन में मरा। चंद्र अब बदल चुका था, वह टूट चुका था, लेकिन उस टूटन में भी गरिमा थी। वह अब दूसरों को पढ़ाता, उन्हें प्रेरित करता, प्रेम और त्याग की बातें करता। छात्रों को वह सिर्फ शिक्षक नहीं, एक जीवनदर्शी के रूप में दिखने लगा। और फिर धीरे धीरे वह सीख गया कि कुछ प्रेम अधूरे ही अच्छे होते हैं। वे जीवन नहीं देते, लेकिन जीवन को एक अर्थ जरूर दे जाते हैं। नई जगह, नई दिनचर्या और पुराने घावों के साथ चंद्र का जीवन अब एक गहराई भरा सन्नाटा बन चुका था। अब न वह चंद्र था जो इलाहाबाद में था, और न ही वह सुधा रही जो किसी आंगन में हंसती थी। लेकिन चंद्र का यह सन्नाटा सिर्फ चुप्पी नहीं था, यह एक साधना थी जिसमें वह अपने प्रेम को, अपनी विफलता को और जीवन के सत्य को समझने लगा था। उस कॉलेज में एक और व्याख्याता थी, बिनती। वह शांत, संवेदनशील और विचारशील युवती थी। चंद्र और बिनती के बीच शुरू में औपचारिक बातचीत होती थी, लेकिन समय के साथ बिनती ने चंद्र की उदासी को महसूस किया और उसकी ओर एक सहज आकर्षण अनुभव किया। बिनती ने कई बार चंद्र से धीरे धीरे बात करने की कोशिश की। वह उससे जीवन, किताबें और समाज पर बात करती थी,
और चंद्र को भी यह महसूस होने लगा कि इस स्त्री में एक गहराई है जो शोर से दूर है और शायद उसकी मौन यात्रा को समझ सकती है। एक शाम दोनों स्टाफ रूम में बैठे हुए चाय पी रहे थे। बिनती ने पूछा, चंद्र जी, क्या प्रेम की असफलता मनुष्य को नष्ट कर देती है? चंद्र ने थोड़ी देर सोचा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, नहीं, प्रेम की असफलता हमें नष्ट नहीं करती। वह हमें सिखाती है कि जीवन में हर सुंदर चीज को पाना जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ जीने के लिए होती हैं, पाने के लिए नहीं। बिनती ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक जिज्ञासा थी। उसने फिर पूछा, आपने कभी प्रेम किया था? चंद्र मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान पीड़ा से भरी थी। उसने कहा, प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है, और जब हो जाता है तो फिर वह कहीं नहीं जाता। बस वह हमारे भीतर गूंजता रहता है सारी उम्र। इस बातचीत ने बिनती को और करीब ला दिया चंद्र के। उसने महसूस किया कि चंद्र के भीतर एक अथाह प्रेम है जो टूटने के बाद भी पवित्र है। बिनती अब धीरे धीरे उसके करीब आना चाहती थी, न किसी स्वार्थ से, न किसी अधिकार से, बस एक मनुष्य के रूप में जो एक दूसरे को समझे। उधर चंद्र भी अब अपने घावों के साथ जीना सीख रहा था। सुधा की स्मृति अब उसकी कमजोरी नहीं रही, बल्कि एक आंतरिक शक्ति बन चुकी थी। वह अब सुधा को पाने की इच्छा नहीं करता था, लेकिन उसकी याद को अपने जीवन की प्रेरणा मानता था। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। चंद्र को छात्रों ने कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया। उसने मंच पर आकर पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से अपनी वह कविता पढ़ी जो उसने सुधा के लिए लिखी थी। पूरी सभा शांत हो गई थी। कविता समाप्त होते ही तालियों की गूंज उठी, लेकिन चंद्र की आंखें नमी से भर आईं। कार्यक्रम के बाद बिनती उसके पास आई और बोली, आपने जो कविता सुनाई वह सिर्फ कविता नहीं थी, वह आत्मा की आवाज थी। चंद्र ने धन्यवाद कहा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। अब वह बहुत सोच समझकर ही बोलता था। दिन बीतते गए। अब चंद्र के जीवन में थोड़ा प्रकाश आने लगा था। वह छात्रों में लोकप्रिय हो गया था। उसके व्याख्यानों में जीवन दर्शन होता था, प्रेम की पीड़ा होती थी और सबसे अधिक आत्मा की पुकार होती थी। उसी दौरान सुधा का दूसरा पत्र आया। इस बार पत्र छोटा था, लेकिन बेहद गहन। चंद्र, इस बार पत्र लिखते हुए मैं रो नहीं रही। मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया है अपने जीवन की सबसे सच्ची अनुभूति के रूप में। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। वह जब जीवन की बातें पूछती है तो मैं तुम्हें याद करती हूं। शायद हम दो शरीरों में अलग हो गए हों, लेकिन आत्माएं कभी नहीं बिछड़ती। हमेशा तुम्हारी, सुधा। चंद्र ने उस पत्र को अपने तकिए के नीचे रख लिया। वह रात भर जागता रहा और उसे लगा जैसे वह पहली बार सुधा से पूरी तरह विदा ले पा रहा है, सम्मान से, प्रेम से, बिना किसी शिकायत के। अब बिनती ने चंद्र से एक और बात पूछी, क्या आप आगे बढ़ना चाहेंगे? चंद्र ने कहा, बढ़ना चाहता हूं, लेकिन पीछे कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हूं। बिनती मुस्कुराई, आप जो पीछे रखे हुए हैं वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है, और मैं चाहती हूं कि आप अपने साथ साथ मुझे भी उस ताकत का हिस्सा बनाएं। इस प्रस्ताव में प्रेम था, पर अपेक्षा नहीं थी। चंद्र के जीवन में यह पहली बार था जब कोई प्रेम बिना अधिकार के आया था। अब चंद्र के पास एक विकल्प था, वह प्रेम जिसे उसने खो दिया, और एक संबंध जो उसके जीवन में नए अर्थ के साथ आ रहा था। चंद्र ने फैसला नहीं किया, लेकिन पहली बार उसके मन में कोई निर्णय उगने लगा था। वह सोचने लगा था, शायद जीवन यही नहीं रुकता। शायद जीवन में प्रेम का एक और रूप होता है जो सिर्फ पाने के लिए नहीं होता, समझने और साथ चलने के लिए होता है। चंद्र अब अपने जीवन के उस मोड़ पर था जहां वह न पीछे लौट सकता था, न आगे बढ़ने की जल्दबाजी कर सकता था। सुधा की स्मृति अब उसकी आत्मा में बस चुकी थी, और बिनती के साथ उसका रिश्ता एक नए विश्वास की दस्तक दे रहा था। जीवन की यह स्थिति जहां भूतकाल की छाया और भविष्य की संभावना साथ साथ चलती है, बहुत सूक्ष्म और चुनौतीपूर्ण होती है। कॉलेज के कामकाज, व्याख्यानों और छात्रों की बातचीत के बीच चंद्र अब पहले की तुलना में अधिक संतुलित दिखाई देने लगा था। वह छात्रों से दिल से जुड़ने लगा था। उनके प्रश्नों का उत्तर केवल किताबों से नहीं, अनुभवों से देने लगा था। उसकी आंखों की उदासी अब भी वही थी, पर उसमें एक गहराई थी जो सुनने वाले को झकझोर देती थी। इसी बीच बिनती का व्यवहार भी बदलने लगा। वह अब चंद्र के बहुत करीब आती जा रही थी, लेकिन उसने कभी उस दूरी को पार नहीं किया जिसे चंद्र ने स्वयं रेखांकित कर रखा था। वह जानती थी कि चंद्र की आत्मा में कोई और बसता है, लेकिन वह यह भी जानती थी
कि प्रेम का सबसे सुंदर रूप वही होता है जिसमें प्रतीक्षा होती है, दबाव नहीं। एक दिन कॉलेज में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था। चंद्र को अतिथि वक्ता के रूप में बुलाया गया था। वहां पर छात्रों, प्राध्यापकों और स्थानीय साहित्यकारों की उपस्थिति थी। चंद्र ने मंच पर खड़े होकर जो भाषण दिया वह किसी पुस्तक की समीक्षा नहीं बल्कि आत्मा की व्याख्या थी। उसने कहा, जीवन में प्रेम एक बार नहीं कई बार हो सकता है, लेकिन जो प्रेम आत्मा में उतर जाए वह फिर दोहराया नहीं जा सकता। उसे न भुलाया जा सकता है, न बदला जा सकता है। पर इसका यह अर्थ नहीं कि जीवन रुक जाए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि वह बहता है और बहते हुए नए आकार लेता है। इस भाषण के बाद बिनती ने पहली बार चंद्र से स्पष्ट रूप से कहा, मैं जानती हूं कि तुम अब भी किसी और को याद करते हो, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम अब जीवन को दोबारा महसूस करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। चंद्र ने कुछ पल तक चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उसे वहां कोई अपेक्षा नहीं दिखी, सिर्फ सच्ची भावना दिखी। वहीं दूसरी ओर सुधा की जिंदगी अपने ही संघर्षों में उलझी हुई थी। एक दिन सुधा को अपनी बेटी के स्कूल के एक कार्यक्रम में जाना था। वहां एक शिक्षक ने कविता पढ़ी और वह कविता चंद्र की थी। सुधा चौंक गई। कविता की पंक्तियां जैसे उसकी आत्मा को भेद गईं। तुम आओ ना आओ, लेकिन मैं रोज आता हूं, तुम्हारी यादों की सीढ़ियां चढ़कर उन खिड़कियों तक जहां से तुम कभी झांकती थी। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। वह जान गई कि चंद्र अब भी अपनी अभिव्यक्ति में उसे जीवित रखे हुए है। उस रात सुधा ने फिर से एक पत्र लिखा, चंद्र, तुम्हारी कविता ने आज मेरी आत्मा को फिर से छू लिया। मैं जान गई कि हमारी कहानी कभी खत्म नहीं हुई थी, वह बस शब्दों से परे हो गई थी। मेरी बेटी अब तुम्हारी कविताएं पढ़ती है। वह कहती है, मां, इसमें जो लड़की है क्या वह तुम हो? मैं कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती हूं। तुम जहां भी हो, मुझे यकीन है कि अब तुम मुस्कुराते होगे। तुम्हारी सुधा। इस पत्र ने चंद्र को झकझोर दिया। उसने देखा कि सुधा अब भी उससे भावनात्मक रूप से जुड़ी है, पर अब वह बंधनों से नहीं, स्मृतियों से जुड़ी है। अब चंद्र ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं बिना सुधा को छोड़े? उत्तर था हाँ ना, क्योंकि प्रेम त्याग में नहीं, समर्पण में होता है। और जब स्मृति ही प्रेम बन जाए तो वह किसी को छोड़ने की बात नहीं होती, बल्कि उसे अपने भीतर जीवित रखने की बात होती है। उसने बिनती को एक दिन बुलाया और बहुत शांत स्वर में कहा, अगर तुम यह स्वीकार कर सको कि मेरे भीतर कोई ऐसा हिस्सा है जो हमेशा सुधा का रहेगा, तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। बिनती की आंखों में चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी को जीतना नहीं है, सिर्फ समझना है। और मुझे लगता है तुम्हें समझना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। उस दिन पहली बार चंद्र ने सुधा की स्मृति को आशीर्वाद की तरह अपने हृदय में बसा लिया, न दुख के साथ न पीड़ा के साथ, बस एक शांत संतोष के साथ। अब उसके जीवन में प्रेम फिर से लौटा था, पर इस बार वह प्रेम पाने या खोने का नहीं था, समझने और साथ चलने का था। बिनती के साथ नई समझदारी का रिश्ता बन जाने के बाद भी चंद्र का मन बार बार अपने अतीत की ओर लौटता था। उसने कभी सुधा से किया प्रेम पूरी तरह से अपने भीतर से मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे एक पवित्र स्मृति के रूप में अपने हृदय में स्थान दे दिया। यह एक ऐसा स्थान था जहां कोई आंसू नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ शांति थी। इन दिनों चंद्र का व्यवहार और भी सौम्य हो चला था। उसका चेहरा अब भी गंभीर रहता, लेकिन उसमें अब क्रोध या असहायता नहीं दिखती थी, बल्कि एक प्रकार की स्वीकृति की गरिमा झलकने लगी थी। छात्रों को वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाता था, वह जीवन पढ़ाता था। प्रेम, आत्म बलिदान और मौन के भीतरी संसार की अनुभूतियां वह ऐसे शब्दों में बांटता जिन्हें सुनने वाले के भीतर कुछ हिलने लगता। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने एक दिन चंद्र को अपने कमरे में बुलाकर कहा, आपके व्याख्यानों में कुछ ऐसा है जो विद्यार्थियों को अंदर तक छू जाता है। आपने हमें यह सिखाया है कि अध्यापन सिर्फ पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं, एक आंतरिक साधना है। चंद्र मुस्कुराया। पहले कभी किसी ने उसके भीतर के संघर्षों को इतनी गहराई से नहीं समझा था। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि उसके जीवन की पीड़ा किसी उद्देश्य के लिए थी, एक ऐसा उद्देश्य जो अब दूसरों के जीवन को छू रहा था। उधर बिनती अब चंद्र के जीवन की एक सहज उपस्थिति बन चुकी थी। वह उसके घर आती, कभी किताबों पर चर्चा करती, कभी कॉलेज की व्यवस्थाओं पर,
लेकिन हर बार वह चुपचाप चंदर की आंखों को पढ़ने की कोशिश करती, जैसे हर बार पूछना चाहती हो, क्या अब मैं वहां आ सकी हूं जहां कभी सुधा थी? एक दिन बारिश हो रही थी। चंदर की खिड़की के बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और आकाश में बिजली चमक रही थी। बिनती कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में गर्म चाय थी। उसने चाय चंदर की ओर बढ़ाते हुए कहा, बारिश में चाय पीने का मजा कुछ और होता है। चंदर ने प्याला लिया और कहा, हां, और इस मौसम में पुरानी यादें भी जल्दी लौट आती हैं। क्या आज भी यादें उसी तरह लौटती हैं? बिनती ने नजरों में हल्की चिंता के साथ पूछा। चंदर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अब वे मुझे दुखी नहीं करती। वे जैसे मेरे जीवन की संध्या बन गई हैं, शांत, मधुर, स्थिर। बिनती ने पहली बार साहस जुटाकर पूछा, क्या अब मुझे जगह मिल सकती है वहां जहां कभी सुधा थी? चंद्र ने उसकी ओर देखा, बहुत गहरी दृष्टि से, और बोला, तुम पहले से वहां हो, लेकिन तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम वह हो जो मेरे जीवन के इस चरण में मेरे साथ है और जो मेरे साथ रहना चाहती है, मेरी स्मृतियों के साथ, मेरे अधूरेपन के साथ। यह प्रेम है, संपूर्ण नहीं पर सच्चा। बिनती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूं मुझे किसी से लड़ना नहीं है। तुम्हारा प्रेम बंटा नहीं है, वह विस्तृत हुआ है। चंद्र ने पहली बार उसका हाथ थामा। यह एक मौन स्वीकृति थी, एक नई शुरुआत की। इधर सुधा का जीवन भी अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा था। उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और साहित्य में रुचि लेने लगी थी। एक दिन उसने अपनी मां की अलमारी में रखे पत्र देखे, जो कभी उसने चंदर को लिखे थे और चंदर से मिले थे। बेटी ने पूछा, मां, क्या यह चंद्र वही है जिसकी कविताएं मेरी किताबों में हैं? सुधा ने मुस्कुराकर कहा, हां, वही है। वह सिर्फ कवि नहीं था, वह मेरा एक अधूरा गीत था। बेटी बोली, क्या तुमने कभी उन्हें बताया कि तुम उन्हें अब भी याद करती हो? सुधा ने कहा, नहीं बेटा, कुछ रिश्ते बताने से नहीं, समझने से जीवित रहते हैं। मैं जानती हूं वह अब भी मुझे याद करता होगा, जैसे मैं उसे। इस संवाद ने सुधा के भीतर एक सुकून भर दिया। उसने अब खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। अब वह ना शिकायत करती थी, ना अपेक्षा। वह जानती थी कि चंदर अब उसकी स्मृति में नहीं, उसके जीवन के सार में बसा है। इधर चंदर और बिन्नती ने निर्णय लिया कि वे अब साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यह विवाह या औपचारिक संबंध की बात नहीं थी, यह साथ चलने का निर्णय था। बिन्नती ने चंदर से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी संगी बनना चाहती हूं, जो तुम्हारे शब्दों के साथ, तुम्हारी चुप्पियों में भी साथ हो। चंदर ने एक दिन सुधा को पत्र लिखा। वर्षों बाद पहली बार उसने सुधा को लिखा, प्रिय सुधा, आज वर्षों बाद तुम्हें पत्र लिख रहा हूं। जीवन अब नए मोड़ पर है। मैं तुम्हें नहीं भूला, लेकिन अब तुम्हारी स्मृति मेरे जीवन का दुख नहीं, शक्ति बन गई है। एक साथी मिला है जो तुम्हारी तरह नहीं, लेकिन तुम्हारी ही तरह स्नेहशील है। मैं अब तुम्हें जीवन में नहीं, आत्मा में रखता हूं। धन्यवाद कि तुम मेरी आत्मा को प्रेम सिखा गई। तुम्हारा चंद्र पत्र भेजते वक्त उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मन में गहरा शांति का भाव था। अब चंद्र का जीवन फिर से बहने लगा था। वह पहले जैसा नहीं था, लेकिन अधूरा भी नहीं था। अब वह जानता था कि अधूरा प्रेम भी पूर्ण हो सकता है, अगर वह आत्मा से जुड़ा हो। समय अपनी गति से बहता रहा। चंद्र और बिन्नती अब एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। न किसी सामाजिक औपचारिकता में बंधे, न किसी परंपरा की डोर से जकड़े। यह रिश्ता सहज था, ठोस था, और सबसे बड़ी बात, यह रिश्ता सच्चा था। चंद्र के लिए यह प्रेम का दूसरा चरण था, जिसमें न पहले जैसी व्याकुलता थी, न वह अनकही तड़प, बस एक समझ थी, एक अपनापन। चंद्र अब न केवल अपने छात्रों का प्रिय बन चुका था, बल्कि आसपास के लेखक, पत्रकार और बुद्धिजीवी वर्ग में भी उसका नाम सम्मान से लिया जाने लगा था। वह कॉलेज में अब विशेष व्याख्यान देने लगा था, प्रेम और जीवन पर आधारित, जिनमें वह अपने अनुभवों के निचोड़ को विचारों की भाषा देता था। एक दिन कॉलेज में प्रेम और समाज पर विशेष संगोष्ठी आयोजित हुई। चंद्र उसमें मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया। जब मंच पर उसे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, तो पूरा सभागार शांत हो गया। उसने अपनी धीमी, गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। प्रेम एक अनुभूति है जो समय से परे होती है। वह बंधता नहीं, पर उसे बांधने की कोशिश में हम उसे खो देते हैं। प्रेम में जो अधूरापन होता है, वही उसकी आत्मा होती है।
क्योंकि जो प्रेम पूर्ण हो जाता है वह साधारण हो जाता है, और कभी कभी किसी को छोड़ना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है, अगर वह छोड़ना उसे उड़ने की स्वतंत्रता देता हो। सभागार तालियों से गूंज उठा, लेकिन चंदर जानता था कि यह शब्द अपलॉज के लिए नहीं थे, यह उसकी आत्मा के भीतर से निकले सच थे। उस दिन के बाद चंदर को एक और निमंत्रण मिला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां कभी उसकी और सुधा की कहानी शुरू हुई थी। वहां के छात्रों और प्राध्यापकों ने विशेष कार्यक्रम में उसे आमंत्रित किया था। बहुत वर्षों बाद चंद्र वापस उसी शहर में जा रहा था जहां उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब भी बसा हुआ था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे सुधा की हंसी सुनाई दी। पुराने कॉलेज की सीढ़ियां, वह छत, वह आम का पेड़, सब उसकी आंखों में एक चलचित्र की तरह तैरने लगा। इलाहाबाद स्टेशन पर उतरते ही हवा ने उसका स्वागत किया। वही पुराना गंध, वही मिट्टी की खुशबू। विश्वविद्यालय पहुंचना उसके लिए एक यात्रा नहीं, एक पुनरागमन था। कार्यक्रम बहुत सुंदर था। वहां के विद्यार्थियों ने उसकी कविताओं पर नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया था। हर संवाद, हर दृश्य जैसे चंद्र को भीतर से तोड़ रहा था और जोड़ भी रहा था। कार्यक्रम के बाद एक महिला उसके पास आई, सफेद साड़ी में, शांत चेहरा, उम्र की छाया में ढंकी सुंदरता। वह सुधा थी। चंदर और सुधा कई वर्षों बाद आमने सामने खड़े थे। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर सुधा ने कहा, बहुत सुनी तुम्हारी कविताएं, तुम्हारे भाषण, पर तुम्हारी आंखें अब भी वैसी ही हैं। चंदर मुस्कुराया, और तुम्हारी आवाज अब भी उसी तरह दिल को छूती है। दोनों पास के उद्यान में जाकर बैठ गए। पुराने दिनों की बातें होने लगीं, बिना किसी दर्द के, बिना किसी उलाहने के। अब दोनों ने अपने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया था, और उस स्वीकृति में अब शांति थी। सुधा ने बताया कि उसकी बेटी अब विश्वविद्यालय में पढ़ा रही है, और उसने ही चंद्र के कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। चंद्र ने कहा, शायद यही भाग्य की योजना थी कि हम इस तरह फिर मिलें, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी शिकायत। सुधा ने बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे बिना जीवन अधूरा था, लेकिन अब समझ आ गया है कि अधूरेपन में भी एक पूर्णता होती है। तुमने जो दिया वह सब कुछ नहीं था, लेकिन सबसे सुंदर था। वह दिन, वह मुलाकात जैसे दो आत्माओं की पुनर्मिलन थी, जिन्हें जीवन ने भले ही अलग राहों पर भेजा, पर प्रेम ने कभी अलग नहीं किया। चंदर वापस लौट आया। इस बार मन में कोई बोझ नहीं था। सुधा से उसकी अंतिम मुलाकात अब क्लोजर बन चुकी थी। उसे अब किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। बिनती ने जब देखा कि चंदर के चेहरे पर अब एक अलग चमक है, तो उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ विशेष? चंदर ने सिर हिलाया। हां, मैंने आज खुद को पूरे रूप में पाया है। बिनती ने उसका हाथ थाम लिया, और दोनों एक साथ उस खिड़की के पास जा बैठे, जहां से एक नई सुबह झांक रही थी। अब चंदर का जीवन पूर्ण नहीं था, लेकिन अधूरा भी नहीं था। वह अब जान चुका था कि पूर्णता सिर्फ पाने में नहीं, समझने और स्वीकार करने में होती है। समय अब एक नई दिशा ले चुका था। चंद्र, जो कभी भावनाओं से उलझा एक युवा था, अब परिपक्व हो चुका था। वह प्रेम को एक अनुभूति के रूप में नहीं, एक साधना के रूप में जी रहा था। जीवन में जो कुछ अधूरा था, उसे उसने अधूरा ही स्वीकार कर लिया था, और यही स्वीकृति अब उसकी सबसे बड़ी पूर्णता थी। बिनती अब उसका जीवन संगिनी बन चुकी थी। न कोई औपचारिक घोषणा हुई, न विवाह की परंपरा निभाई गई। बस दो आत्माएं थीं, जो एक दूसरे को पूरी ईमानदारी और समझ के साथ स्वीकार कर चुकी थीं। चंद्र अब कभी सुधा का नाम नहीं लेता था, पर वह जानता था कि सुधा अब भी उसके जीवन में है, जैसे हवा में महक, जैसे कविता में मौन, जैसे संध्या में रंग। बिनती ने भी कभी सुधा का स्थान लेने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि प्रेम को बांटा नहीं जा सकता, पर समझा जा सकता है। एक दिन चंदर अपने कॉलेज के पुस्तकालय में बैठा था। उसकी नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी। उसमें उसकी पहली प्रकाशित कविता की प्रति थी, वही कविता जिसे उसने सुधा के जाने के बाद लिखा था। उसने वह पंक्तियां दोबारा पढ़ी। मैं जो नहीं कह सका वही सबसे अधिक था, और जो कह दिया वह केवल शब्द थे। उसे याद आया कि वह कौन था, कहां से चला था, और आज वह कहां खड़ा है। उसी दिन शाम को कॉलेज के छात्रों ने चंद्र के सम्मान में एक विशेष काव्य संध्या का आयोजन किया। पूरा सभागार भरा हुआ था। हर छात्र, हर शिक्षक उस व्यक्ति को सुनने आया था जिसने उन्हें सिर्फ पढ़ाया नहीं, उन्हें जीवन जीना सिखाया था। चंद्र मंच पर पहुंचा। उसने माइक थामा
और कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, आज मैं कोई कविता नहीं सुनाऊंगा। आज मैं आप सबको उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जिसने मुझे गढ़ा। वह कोई देवी नहीं थी, न ही मेरी पत्नी। वह एक स्त्री थी जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मुझे समझा, और शायद इसीलिए मैं उसे कभी भूल नहीं सका। मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया, लेकिन उस खोने ने ही मुझे यह सिखाया कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप वह होता है जिसमें त्याग हो, मौन हो और सम्मान हो। सभा मौन हो गई थी। हर व्यक्ति जैसे अपनी आत्मा में झांकने लगा था। कार्यक्रम के बाद बिनती ने चंद्र से कहा, आज तुमने अपने भीतर का सब कुछ सबके सामने रख दिया। चंद्र ने कहा, आज पहली बार मैंने अपने जीवन के सबसे बड़े गुनाह को स्वीकार किया। प्रेम को कभी न कह पाना, लेकिन शायद यही मेरा सबसे बड़ा धर्म भी बन गया। बिनती ने उसका हाथ थामा और बोली, तुम्हारे गुनाह ने तुम्हें देवता बना दिया है चंद्र। चंद्र चौंका। उसे याद आया, गुनाहों का देवता। सुधा ने कभी उसे यही तो कहा था, और आज वर्षों बाद वह कथन सत्य हो गया था। अब जीवन की संध्या थी। चंद्र के बालों में सफेदी उतर आई थी, लेकिन उसकी आत्मा पहले से अधिक तेजस्वी थी। वह अब भी रोज सुबह सूरज को नमन करता, किताबों के बीच बैठता, छात्रों से संवाद करता और शाम को बिनती के साथ चाय पीते हुए खामोशी में जीवन को महसूस करता। एक दिन सुधा की बेटी का पत्र आया। उसने लिखा, प्रिय चंद्र अंकल, मां अब इस संसार में नहीं है, लेकिन जाते समय उन्होंने एक बात कही थी, अगर मेरी आत्मा कहीं ठहरेगी तो वह चंद्र की स्मृति में होगी। उन्होंने आपके सभी पत्र और कविताएं सहेज कर रखी थीं। वे आपको लौट आना चाहती थीं, पर कभी भेज नहीं सकी। मैं वह सब आपको भेज रही हूं। आपकी और मां की कहानी अधूरी नहीं है अंकल, वह मेरे लिए सबसे सुंदर प्रेम कहानी है। चंद्र ने वह पत्र पढ़ा और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। वर्षों से दबा हुआ सारा दर्द, सारा प्रेम, सारा मौन उस दिन आंखों से बह निकला। सुधा अब इस संसार में नहीं थी, पर उसका प्रेम अब भी जीवित था। और अब वह प्रेम केवल चंद्र का नहीं था, वह सबका था, जो पढ़ते थे, जो समझते थे, जो प्रेम में थे या प्रेम से टूटे थे। उस दिन चंद्र ने अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर गुलमोहर का पेड़ फूलों से भरा था। हवा में सुधा की हंसी थी और आसमान में उसका आशीर्वाद। उसने धीरे से आंखें मूंदी और कहा, सुधा, अब मैं तुम्हें जाने देता हूं और खुद को तुम्हारे साथ रहने देता हूं। अंत। गुनाहों का देवता। एक ऐसी कथा जो बताती है कि प्रेम हमेशा पाने में नहीं, बल्कि त्याग, मौन और आत्मीयता में भी संपूर्ण हो सकता है। क्या कभी आपने किसी को ऐसे ही प्रेम किया है, बिना कहे, बिना मांगे, बस समझकर? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें बताइए, क्या प्रेम हमेशा पाना ही होता है या छोड़ देना भी प्रेम हो सकता है? अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ हिला गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियां और साहित्यिक यात्राएं लेकर हम फिर आएंगे। धन्यवाद।